हाँ तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आज के हो सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, अन्यथा की स्थिति में यूपी पीसीएस है, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट वगैरह कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। कम से कम आपको 100% में से 10-15% ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो वर्तमान की सिचुएशन में जो मामले चल रहे हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आए हैं और हम बात करेंगे अपने ऐसे ही प्रश्नों के। चूँकि कुश्ती महासंघ अभी चर्चा में रहा है, कुछ समय पहले पहलवान वगैरह धरना वगैरह देते रहे हैं संजय सिंह के खिलाफ। हर कोई जानता है उसके बारे में, बहुत किरकिरी हुई सरकार की, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनाव वगैरह हुए दोबारा, ये सब मामला है। लेकिन अब उसी से संबंधित आज का एक करंट का प्रश्न बनता है कि कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्योंकि कुश्ती महासंघ अलग है, उसकी एक शाखा है एथलीट आयोग। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अलग हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होना। और कुश्ती महासंघ के जो एथलीट आयोग उसके अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में बनाए गए हैं उनका नाम है नरसिंह यादव जी। ये पहला प्रश्न है। अब हम बात करते हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है। चूंकि नरसिंह यादव जी कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं अभी वर्तमान में, जो पहले थे वो अभी ये भी हैं। और इसके अलावा बात करें कि नरसिंह यादव की उपलब्धियां क्या है, इन्हें कुश्ती महासंघ एथलीट महासंघ का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और अगर कुश्ती महासंघ की बात करें कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ, तो दिल्ली में अध्यक्ष संजय सिंह है। और इसके अलावा कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ में चूँकि 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो कॉमनवेल्थ हर 4 साल में होते हैं। 2022 का कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में हुआ था और 2026 का ऑस्ट्रेलिया में होना है, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जो संस्थाएं होती हैं उनके अध्यक्षों की बात कर लें, तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका अध्यक्ष अभी रोजर बिन्नी है। और भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष जो क्रिकेट की चयन समिति है, चूँकि अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसके लिए चयन होना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है इससे। तो इसके अध्यक्ष अजीत अगरकर जी हैं। और भारतीय पुरुष टीम के जो मुख्य कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं। और महिला के हैं जो अमोल मजूमदार है, महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष जो हैं वो अमोल मजूमदार हैं। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो हैं अभी वर्तमान में वो नीलम कपूर जी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो नीलम कपूर जी हैं। ये हमारा प्रश्न होता है कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के साथ ही कुछ इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चन और भी डिस्कस किए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा और इसमें कौन कौन से देश हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन, चूँकि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत को इसका निमंत्रण दिया गया है, भारत के सदस्य ना होते हुए भी इसमें भारत को बुलाया गया है G7 शिखर सम्मेलन में, जो कि इटली में होगा, इटली में होने वाला है। और 2023 की अगर बात करें कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो जापान में हुआ था। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये नोट कर लेना G7 का। और इसके अलावा भारत को निमंत्रण दिया गया है, भारत की तरफ से कोई या तो प्रतिनिधि बन के जाएगा या प्रधानमंत्री खुद इटली जाएंगे, ये कन्फर्म है। इसके अलावा G7 में सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आप कनाडा ले लीजिए, फ्रांस, और इसके अलावा जर्मनी, इटली, UK, USA और जापान। ये 7 देश हैं जो G7 के सदस्य हैं। इससे पहले रूस भी इसी का सदस्य हुआ करता था, लेकिन ये यूक्रेन और रूस के ये तनाव के कारण, ये लड़ाई के कारण ये इसको G7 के देशों ने इसको हटा दिया है। ठीक है, ये तथ्य है। और इसके अलावा अगर G7 की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो 25 मार्च 1973 को G7 का गठन हुआ था। और पहला G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1975 में ये क्रियान्वित हो गया था, 1975 में इसका सम्मेलन हो गया था। ये दूसरा प्रश्न हमारा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023, बहुत ही डरावनी रिपोर्ट एक कह सकते हैं।
ये रिपोर्ट है चूँकि आई है तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने लोग गंभीर भूख की समस्या से जूझ रहे हैं। ये रिपोर्ट डराने वाली भी है और बहुत गंभीर भी है कि अपने विश्व में जो बस दो कुटुंबकम हम लेके चलते हैं अपने विश्व में, अगर कोई हमारा भाई भूखा है तो हमें थोड़ा बहुत तो कष्ट होना ही चाहिए, मानवता तो यही कहती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है जो अभी ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो मैंने इसके बारे में विचार किया तो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया कि 282 मिलियन लोग अभी भी भूख की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी उनको अभी खाना, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। इस दुनिया में 282 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, और उनमें अपने पड़ोसी देश भी हैं। भारत की स्थिति तो सुधार हुआ है क्योंकि सरकार इतना प्रयास कर रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज गेहूँ वगैरह कोटा के माध्यम से बांट रही है। भारत में की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, इनकी स्थिति भी बहुत हालत ख़राब बनी हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट देता कौन है, तो एक संस्था है खाद्य एवं कृषि संगठन जिसकी इन्होंने रिसर्च किया। उनमें उन्होंने बताया कि 59 देशों में, विश्व के कुल 59 देशों में 282 बिलियन लोग ऐसे हैं जो भूख की समस्या से, गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं तथ्यों की जो हमारे लिए परीक्षा के उपयोग से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो कि 2016 में इन्होंने पहली बार ये रिपोर्ट देना शुरू किया था। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी खाद्य एवं कृषि संगठन की, और मुख्यालय इसका रोम इटली में है। ये नोट कर लेना, खाद्य एवं कृषि संगठन ने ही ये रिपोर्ट निकाली है, वैश्विक रिपोर्ट 2023 के लिए, कि गंभीर भूख की समस्या से जो परेशान है लोग। अब इसमें बात करते हैं कि पहले देश का क्या नाम है जो सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे है, तो वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अफ्रीकन देश है, और अफ्रीकन देश ही अधिकांशतः इसमें नंबर वहाँ से 1 नंबर से और 10 नंबर तक अपनी जगह बनाए हुए। हालांकि 8वें नंबर पे हमारे एशिया के देश भी, हमारे पड़ोसी देश, अपना बच्चा और नाती दोनों आते हैं। ठीक है, अब बात करते दूसरे नंबर पे कौन है, तो सूडान है, और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया है। पहले नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है, तीसरे नंबर पर सूडान है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश 8वें नंबर पे आता है, और हमारा बच्चा पाकिस्तान जो कंधे पे बैठा हुआ है, अपने नक्शे पे अगर देखते हैं हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की अगर हम दिशा देखें, ठीक है, तो हमारे बाएं कंधे पे बैठा हुआ है बच्चा है अपना, बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, सही हो जाएगा। वो 9वें नंबर पे आता है इस सूचकांक में, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति कह सकते हैं इसके लिए। और बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ, तो रोम इटली में हो गया। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 की कृषि एवं खाद्य संगठन की, ये बात हो गई। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ से किया है, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी सेना आए दिन ताकतवर होती जा रही है। तो ये किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जो कि बंगाल की खाड़ी में हम इसको पाएंगे, और यहाँ से उन्होंने अपनी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये काम क्या करेगी कि ये धरती से, सतह से, हवा से जमीन पर ये प्रहार करेगी, मार करेगी। 200 किलोमीटर तक मतलब दुश्मनों के अड्डों को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल की ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं इसके गुण हैं। और अगर इसकी बात करें कि इसका नाम क्या है, तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है ये नोट कर लेना। ये भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार से इसका सफल परीक्षण कर लिया है। अब बात आती है अब अगले प्रश्न की। सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। ये सुधीर कक्कड़ का नाम सुनते ही, कक्कड़ का जहाँ नाम आता है तो सब लोगों के मन में एक ही बात आती है, नेहा कक्कड़। तो ऐसा नहीं, सुधीर कक्कड़ ये कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े क्या, ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, मनोवैज्ञानिक थे ये। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें कि
सुधीर कक्कड़ कौन थे? तो मनोविज्ञान से संबंधित रखते थे और भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते थे। इनका 85 साल में निधन हो गया है। इनका जन्म 1938 को नैनीताल में हुआ था, ये तथ्य इनके बारे में। और भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और सांस्कृतिक आलोचक भी थे। ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सुधीर कक्कड़ का, ये नोट कर लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, इसमें होता क्या, ये मनाया क्यों जाता है? तो कोई किसी की आइडेंटिटी वगैरह हो, जैसे कॉपी ना कर सके, जैसे कंपनी वगैरह पेटेंट कराती हैं अपना सरकार में, रजिस्टर्ड करवाती हैं, उसके लिए ये उसकी जागरूकता के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है कि कोई कॉपीराइट का झंझट ना आए किसी भी प्रकार से। चूँकि 26 अप्रैल को ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 191 देश वर्तमान में जुड़े हुए हैं। ये इसके बारे में तथ्य, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 191 देश बौद्धिक क्षमता के साथ जुड़े हुए। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अब बात करें कि बौद्धिक क्षमता सूचकांक जो है, जो 2023 आया था, इसमें भारत कहाँ था? तो ये 42वें नंबर पे था भारत का स्थान, ये भी नोट कर लेना। पहले नंबर पे अमेरिका था, दूसरे पे यूके, तीसरे नंबर पे फ्रांस। ये बौद्धिक क्षमता सूचकांक की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा अगर हम पिछले 2-3 दिवसों की बात करें तो मलेरिया एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है कि वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तथ्य हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरा प्यार देते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे वीडियो जैसे यहाँ आपको जानकारी हो जाए, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।